हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है कि वी हैव लॉन्च्ड आवर टू सीरीज, गंतव्य सीरीज एंड सीकर सीरीज, एंड देयर आई एम योर बायोलॉजी टीचर located at Patna Center, okay, Bihar Patna Center. So my name is Pratiksha, and today onwards I will be taking your biology classes in YouTube in Vedantu Foundation YouTube channel. So today we are starting with the topic cell, the fundamental unit of life. Okay, so this is a topic we are starting. This is a grade 9 topic, and also I'll be taking the class of grade 10th as well. So this is my first video going on. I hope, and specifically I hope, as I am from Odisha, so I hope that all my Odisha students who were really upset that I came here to Bihar and I am no more available in Odisha for teaching, so like at least they will be getting all my videos via YouTube. So they will be getting all my videos via YouTube, and with that I will get a lot of love and support from you, and simultaneously I will try my best. Okay, I'll try my best कि आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है ग्रेड 9th और 10th में, वो सारे बायोलॉजी का स्पेसिफिकली सारा चीज़ मैं क्लियर कर सकूं बहुत आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से. एंड अगेन, एज आई ऑलवेज से, बायोलॉजी आप तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप गेन कर पाओगे व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग द थिंग्स. ओके, सो इन बायोलॉजी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. जो भी आप पढ़ रहे हो डोंट फॉरगेट टू विजुअलाइज. अगर आपके दिमाग में वो विजुअलाइजेशन नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू आर इन प्रॉब्लम. आपको इंस्टेंटली कहीं से भी अगर आपको नहीं, अच्छा एक चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मैं तो पढ़ाऊंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द विजुअलाइजेशन पॉसिबल, बट अगर जो नहीं भी हो पा रहा है मेरे से, अगर छूट जा रहा है कुछ, आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा हर क्लास के बाद. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट. दैट थिंग वी कैन डू. ओके, so let's start with our today's session, which is a cell, the unit of life. I hope I have already introduced myself in our previous videos. अगर आपको आपने नहीं देखा है तो आप देखे जा सकते हो, चैनल में है पहले से. So there I have already introduced myself. So बाकी हम पढ़ते पढ़ते जान ही जाएंगे एक दूसरे को. I hope you will cooperate like my teaching method और जो भी है, I'll try my best. So start करने से पहले ना एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोगों को इस चैनल में क्या क्या मिलने वाला है वो सारी चीज़ें, चलो उसको लास्ट में भी हम लोग देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आवर, ठीक है, टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं. एंड में मैं आपको बता दूंगी कि चैनल में हम क्या क्या, मतलब जैसे कि ऑफ कोर्स एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई करा है कि आप लोगों को एक अच्छा नोट्स मिल जाए बायोलॉजी में, ठीक है. तो ये भी आप लोगों के लिए टेलीग्राम में शेयर हो जाएगी, एंड PYQs और DPPs एंड एवरीथिंग. आज वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, जैसे कि मेरे वीडियो पहले आनी चाहिए थी बट अभी आ रही है बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. आप बस अपना फोकस पढ़ाई पे रखो, ठीक है. तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. अच्छा एक चीज बताओ, ये जो टॉपिक है ये सेल है, ठीक है. हम अराउंड वी कैन से कि क्लास 6 से आप 6 और 7 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, बट स्टिल सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप जितना पढ़ो उतने डीप में जाओगे. तो कभी इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जो कि बहुत बच्चे करते हैं अंडर एस्टिमेट, ठीक है, नहीं करना है. ये लगता बहुत इजी है, नो डाउट, मैं पढ़ाऊंगी तो इजी तो होगा ही, बट उसके अलावा इसमें आप जितना पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब डेप्थ में आप जाओगे, ठीक है. तो शुरुआत करने से पहले बहुत 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 बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं. जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, यानी कि बिल्डिंग एक कैसे बनता है, नो डाउट ऑल अदर मटेरियल्स आर इन्वॉल्व्ड, बट एक बेसिक यूनिट जो कि बिल्डिंग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो है ब्रिक्स. ब्रिक्स स्टैक अपॉन ईच अदर एंड मेक द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है. उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी सेल्स वही होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है. सो वी कैन से सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चरली सेल को इमेजिन कर पा रहे हो कि जस्ट इमेजिन कि सारे सेल्स जो है आपके बॉडी में एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है. तो उन्होंने जो हमें शेप दिया है बाय देयर अरेंजमेंट,
हम उसी तरीके से दिखते हैं, है कि नहीं? तो ये मैंने एक चिपका के रखा है ताकि अगेन आप विजुअलाइजेशन वाइज क्लियर हो। और ये हमारे एक छोटू सा बच्चा आप ही की तरह, ठीक है? अच्छा वेट, जस्ट लेट मी चेक मैंने सही कलर सिलेक्ट करा है कि नहीं करा है। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। इसको मैं अगर जूम इन करूं, मतलब इससे मैंने एक पोर्शन लिया, ठीक है, ये इस बॉडी से मैंने एक छोटू सा पोर्शन लिया है, छोटू सा कट करके एक लिया है, लेट्स से स्किन एक लिया है, उसको मैं जूम इन कर रही हूँ आप लोगों के सामने, तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा ऐसे तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में सेल ही है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि सेल्स स्टैक अपॉन ईच अदर टू फॉर्म द एंटायर बॉडी, एंटायर ह्यूमन बॉडी और एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। समझ में आया? स्ट्रक्चर वाइज आप अभी दिमाग में क्लियर हो कि सेल का काम क्या है हमारे बॉडी में। तो यहां से हमें पता चल गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ और ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल यूनिट। बट जब आप सेल की डेफिनेशन बुक में देखोगे आपको और एक वर्ड मिलेगा विच इज अ फंक्शनल यूनिट। ओके, सो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अभी थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट तो पता चल गया कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, तभी हम उसको बोले कि ये हमें स्ट्रक्चर दे रहा है, दैट्स वाई स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या है फिर? हर वर्ड के डीप में जाना हमेशा, अगर आपको कोई भी चीज बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी लाना है, हर वर्ड के डेप्थ में जाना है। फंक्शनल यूनिट हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखो आपका जो हार्ट है वो बीट कर रहा है, ठीक है कि नहीं? वो क्यों बीट कर पा रहा है? बिकॉज उसके अंदर जो टिश्यूज है वो काम कर रहे हैं। टिश्यू क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज टिश्यू के अंदर जो सेल है वो काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल सेल्यूलर लेवल पे काम हो रहा है। हम अभी जिंदा है, हम अभी बोल पा रहे हैं, हम अभी चल पा रहे, जो भी काम कर रहे हैं वो सब हम किस लिए कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारे अंदर की ईच एंड एवरी सेल इज वर्किंग, ईच एंड एवरी सेल इज डूइंग देयर फंक्शन, एंड दैट इज द रीजन हम इतने अच्छे से सारा काम, हम जिंदा है बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे बॉडी में हर सेल अपना फंक्शन कर रहा है कि नहीं? तो सेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चलती रह रही है, उसकी वजह से आपकी ऑर्गन काम, टिश्यू काम कर रहा है, टिश्यू की वजह से ऑर्गन काम कर रहा है, ऑर्गन की वजह से ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम की वजह से ऑर्गेनिज्म यानी कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां से ये क्लियर हुआ कि वाई सेल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? सारा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, फंक्शन भी। और एक मजेदार चीज हम जानेंगे बट कुछ देर के बाद। अभी देखते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत 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 सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को समझा दूं। देखो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सेल के अंदर की जो मटेरियल्स है, ठीक है, हम अगर उसको निकाल दें क्या वो भी लिविंग कहलाएंगे? आप अपने से ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है? आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो चैट बॉक्स में आंसर करो, क्या सेल के अंदर की चीजों को अगर हम निकाल दें, जैसे कि जो भी ऑर्गेनल्स रह गए हमारे उसको निकाल दे, तो तब क्या उसको लिविंग बोलेंगे? क्या वो सारे फंक्शंस फिर कर पाएंगे अगर सेल के बाहर सारी चीजों को हम निकाल दें? नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके? मतलब सेल ही एक ऐसा यूनिट है जो कि लिविंग है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कब बोलते हैं? जब वो अपना मतलब प्रोसेसेस कर रहा है, जैसे कि वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, जब वो रेस्पिरेशन कर रहा है यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, जब वो मूवमेंट कर रहा है, लेट्स से, यानी कि मूवमेंट नहीं भी करेगा तो चलेगा, प्लांट्स जैसे कि मूवमेंट नहीं करते बट दे आर लिविंग एज वेल, बट इन केस ऑफ एनिमल्स वी डू मूव, सो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है अपना, और क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए वो कौन कौन कर रहा है? एक्चुअल में सेलुलर लेवल पे चीजें हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, तभी आपकी बॉडी पे वो चीजें हो रही है ना? तो ये चीजें अगर आप लेट्स से सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर लेट्स से मैंने सबको निकाल दिया, ठीक है, मैंने सबको निकाल दिया और इंडिविजुअली मैं उनको बोलूंगी अरे माइटोकॉन्ड्रिया तुझ एटीपी बना, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू गो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, गोल्गी को बोलूंगी यू गो फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, क्या इंडिविजुअल लेवल पे वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर।
तो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स है ना वो सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी उनको हमेशा इंटरैक्ट करना रहना पड़ता है, तभी वो फंक्शन कर पाएंगे। तो अगर हम सबको सेपरेट आउट कर दे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। और इसी तौर से हम देखेंगे तो हमें ये प्रूफ मिल रहा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर सकता है। देखो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है ना, वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हमारे बॉडी में ये चीजें नहीं है कि एक सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम देख रहे ओवरऑल माई बॉडी इज वर्किंग और नॉट, है कि नहीं। बट सेल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बात सोचो, बैक्टीरिया की बात सोचो, वो क्या करे, वो तो एक ही सेल है ना, उनके अंदर एक ही सेल में सारी चीजें हो रहा है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। उनसे छोटा कोई है क्या, मतलब छोटा नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज बट इन टर्म्स ऑफ कि सेल नहीं होगा, वो सेल ही नहीं होगा, ठीक है, और भी कुछ होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो सेल एक इंडिविजुअल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में एक इंडिविजुअल सेल भी अपना सारा काम कर सकता है, जो भी मैंने बताया, अपना न्यूट्रिशन लेना, अपना एनर्जी प्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन करना, यानी कि सेल डिवीजन जो है, वो सारी चीजें सेल इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है। इवन हमारे बॉडी पे भी वो करता है, बस हम मल्टी सेलुलर है तो हम ओवरऑल रिजल्ट को देखते हैं, इंडिविजुअल सेलुलर लेवल पे रिजल्ट को नहीं दिख रहे। समझ में आ रहा है? तो दैट्स व्हाई सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉट इवन इन अस बट इन एनी living organism's body, that is the smallest part even in unicellular even in multicellular, which is capable of an independent existence, मतलब वो अकेले रह सकता है। हमारे बॉडी में क्या है ना, सेल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर। मगर आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लो, जितने भी लिविंग वर्ल्ड को ले लो, उसमें यूनिसेलुलर भी आपको मिल जाएंगे जो कि अकेले रहते हैं, यानी कि एक ही सेल सारा काम कर रहा है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंटली दे कैन एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है जो है वो है सेल। तो दैट्स व्हाई सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which can perform essential functions of life। तो सेल अकेले खुद जितने भी लिविंग कहलाने के लिए, ठीक है, लिविंग कहलाने के लिए जितने भी फंक्शंस चाहिए सेल वो इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है। गॉट इट? अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये मैंने ड्रॉ करा है, ड्रॉ नहीं करा है, इमेज लगाया है। ये है एनिमल सेल आपका, ये है प्लांट सेल आपका। तो जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हो गए, वो सब किससे बने हैं? एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, plants are made up of plant cells. Done? Animals are made up of animal cell, plants are made up of plant cell. सिंपल। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका मतलब सेल से बने हुए होते हैं। हम आगे चल के कुछ कुछ थियोरीज और भी देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज आप लोगों को मैं, मतलब ये चीज आपको लोग सबको पता है, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया भी हुआ है, बट अभी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, एक चार्ट की तरह बना देते हैं। देखो, तो कहाँ से शुरू करें? चलो लेट्स ब्रेक डाउन ऑल द, लाइक नॉट ब्रेक डाउन, मतलब बिल्डअप करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एटम से। ओके, शुरुआत होती है एटम से। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ मैक्रोमॉलिक्यूल्स वो क्या बनाते हैं? फिर वो मिलके बनाएंगे आपकी सेल। सेल नहीं, एक्चुअली ऑर्गेनल्स बनेगा पहले, क्योंकि सेल के अंदर क्या है? ऑर्गेनल्स है ना। मतलब सेल के अंदर ये जो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? ऑल दीज थिंग्स आर द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनल्स बनेगा, उसके बाद ना सेल बनेगा। ठीक है, मतलब ऐसा रियल में नहीं होता, मतलब मैं अगर हम एक फ्लो में जाएं, छोटू से बड़े तक पूरा अरेंज करें तो ऐसा होगा। रियल में तो सेल ही डायरेक्ट बनता है ना, सेल के अंदर फिर बनता है चीजें। तो ऑर्गेनल्स हो गए, उसके बाद सेल, है ना, पहुंच गए सेल तक। फिर
देखो, हम नो डाउट वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी इज अ सेल। बट अगर सेल भी कहाँ से बना है, हम लोग कहाँ से बने हैं, मिट्टी से ही बने हुए हैं ना हम लोग, ठीक है, यही मिट्टी से बने हुए हैं, मिट्टी के कॉम्पोजिशन से बने हुए हैं। तो हमारे बॉडी में भी वही सब एटम्स होंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वही सब चीजें अरेंज्ड है, बस कुछ नहीं, अरेंजमेंट अलग है। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग एंड दैट्स व्हाई द नॉन लिविंग्स आर नॉन लिविंग्स। गॉट इट। तो फिर सेल बन गया, उसके बाद बहुत सारे सेल मिलके, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल विल बी कॉल्ड एज टिश्यू। फिर टिश्यू बने, ठीक है। टिश्यू बनने के बाद फिर क्या बनेगा, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन्स। डन। देन बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, नॉट बहुत सारा बट हाँ, ऑर्गन सिस्टम। फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाएंगे आपका ऑर्गेनिज्म। गॉट इट। सब सारा चीज क्लियर हो गया, एटम से शुरू करा ऑर्गेनिज्म तक, है कि नहीं? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। आप चाहो तो वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स लिख सकते हो, पॉज कर करके लिख सकते हो, इट विल बी वेरी इजी एंड दैट इज द बेस्ट वे, आई वुड से दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। स्टिल अगर आप पॉज कर करके नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल से अपना नोट्स कलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि देखो, जैसे कि वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बने कहाँ से हैं, हम भी वही एक ही सेल से बने हैं, ठीक है। तो पूरे मल्टी ऑर्गेनिजम्स के केस में भी हम लोग एक ही सेल से शुरुआत हुआ है। वो एक सेल कौन सा है, याद करो, जब आपने थोड़ी बहुत फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, अगर आप ग्रेड 9 में पढ़ते हो तो पढ़ रहे हो, तो आप 8th के बारे में पढ़े, 8th में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का चैप्टर था, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था, एडोलेसेंस का चैप्टर था, ये दोनों चैप्टर में आपने थोड़ी बहुत गैमेट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, स्पर्म एंड ओव्यूम। तो स्पर्म एंड ओव्यूम जब फ्यूज करता है, ठीक है, ये मैंने बना दिया स्पर्म, ये मैंने बना दिया है ओव्यूम, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो, है ना, ओव्यूम काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो sperm and ovum when they fuse, what they make the zygote, ठीक है। तो हमारा जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं जाइगोट से हुआ है। और हमारे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स के सेल मिलते हैं और हर सेल का ओरिजिन यही है जाइगोट। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले थोड़ा सा, क्या किस किस टाइप का सेल हमारे बॉडी में बनता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हम भी कहीं ना कहीं उसी एक सेल से ही बने हुए हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका भी ओरिजिन जो है वो एक ही सेल से हुआ है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, पहले बना लेते हैं आरबीसी, ठीक है, जज मत करना मेरे डायग्राम को थोड़ा सा, ठीक है। बन गया आपका ये आरबीसी। तो कहीं ना कहीं उसी एक सेल डिवाइड कर करके हमारे बॉडी में आरबीसी बना रहा है। आरबीसी एक ब्लड सेल है। उसके बाद हम बना लेते हैं हमारा न्यूरॉन, बना लेते हैं। देखो न्यूरॉन तो काफी अलग दिखता है बट वो भी उसी सेल से बना हुआ है। पूरा न्यूरॉन नहीं बना रही हूं, एंड में लिख देंगे नाम साइड में, ठीक है। तो न्यूरॉन्स बन गए आपके, ये भी उसी जाइगोट से ही इसका ओरिजिन है। उसके बाद हम बनाते हैं मसल सेल, है, ठीक है। मसल सेल, इसका ओरिजिन कहां से है, जाइगोट से। उसके बाद और क्या बनाएंगे, हम बना लेते हैं अपना एपिथेलियल सेल बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने बना लिया अपने एपिथेलियल से, जो हमारे स्किन में होते हैं, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, साइड में सबका नाम लिख देते हैं कि जाइगोट से क्या क्या, मतलब हमारे बॉडी का सारे सेल ही बनता है। मैं बस दिखाना चाह रही हूँ कि यही जाइगोट से कितनी टाइप के सेल्स बने।
मतलब पहले तो जाइगोट बनता है, वो फिर डिवाइड करेगा, वो फिर डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड कर करके एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर वो क्या करेंगे, वो सेल जो है ना वो डिफरेंशिएट होने लगेंगे। ठीक है, ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ है, इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ है, द सेल्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएशन यानी कि वो अपना एक फंक्शन गेन कर लेंगे कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, उन्होंने अपना फंक्शन गेन कर लिया कि मैं किस लिए बना हूं, मैं क्या काम करूंगा। तो जब जब वो फंक्शन गेन करने लगेंगे, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगेगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि न्यूरॉन्स जो क्या है वो ट्रांसमिशन करता है, तो उसको लेंदी होना जरूरी है ताकि ना वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाए। फिर आते हैं आपके आरबीसी, वो डिस्क शेप का होता है। ठीक है, क्या बोलो, थोड़ा सा फ्लैट टाइप होता है, क्यों, ताकि वो इजीली स्क्वीज डाउन करके जा सके ब्लड वेसल्स में। उसके अलावा मसल स्पिंडल शेप का होता है, व्हाई, बिकॉज दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ओके, ये सब है, इसके वजह से वो अपना फिर स्ट्रक्चर चेंज करने लगते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये है आपकी मसल सेल, उसके अलावा ये आपकी एपिथेलियल सेल। ठीक है, थोड़ी बहुत आइडिया आपको मिल गई। चलो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने वही चीजों को, यहाँ पे जो मैंने थियोरी वाइज एक्सप्लेन करा यहाँ पे, ठीक है, थियोरी वाइज जो एक्सप्लेन करा यहाँ पे उसको मैंने सॉरी यहाँ पे उसको मैंने लिख दिया है पूरी, मतलब नोट्स की तरह लिख दिया है, आप उसको लिख सकते हो अपने नोट्स में। ओके, और एक और चीज यहाँ पे लिखा है, देखो, एवरी सेल हैज इट्स ओन लाइफ। ठीक है, हर सेल का खुद का एक लाइफ होता है, एंड व्हेन दे बिकम ओल्ड एंड वीक, वो क्या करते हैं, मर जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स रिप्लेस होने लगते हैं। बट हमारे बॉडी में ऐसा हर सेल रिप्लेस नहीं होता, जैसे कि न्यूरॉन्स दे कांट गेट रिप्लेस्ड, वो अगर मर गए तो मर गए, इसीलिए तो हम एजिंग पे फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, एज हमारा होने लगता है, फिर ना हम मरते हैं। बट कुछ कुछ सेल्स है जो कि रिप्लेस हो जाते हैं, जैसे कि स्किन सेल, वी कैन से स्किन से हर रोज आपकी डेड स्किन निकलती है, आपकी नई स्किन बनती है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा कि दिखेगा आपको, ठीक है, पूरा चमड़ी उतर गया जैसे स्नेक का होता है, ऐसा नहीं दिखता, बट आपकी बेड में ना आपकी मैक्सिमम जो परसेंटेज धूल हमें जो लगता है ना, वो धूल नहीं होता, धूल तो होता ही है, उसके साथ साथ आप जो रात भर सोए रहते हो, लेटे रहते हो बेड में, उसका जो आपकी स्किन का जो डेड सेल्स है ना वो भी पड़े हुए रहते हैं। तो यानी कि इससे क्या प्रूव होता है कि ओल्ड और वीक सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखते हैं कि अगर हम सेल के बारे में, अगर आप लोग बायोलॉजी आपको इतनी 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 अच्छी लगी कि आप लोग आगे चल के डिसाइड करोगे कि मुझे बायोलॉजी लेना है, फिर मतलब ये आपने कब डिसाइड करा, अभी 9th में हो आप, फिर आपने 12th में डिसाइड करा, फिर आप ग्रेजुएशन तक पहुंच जाओगे। ग्रेजुएशन में आप लोग बोलोगे कि मुझे और भी स्पेशलाइज जाना है, जैसे कि मुझे इधर बॉटनी आपको लेना है, इधर जूलॉजी आपको लेना है। ठीक है, लाइफ साइंस भी ले सकते हो, बॉटनी और जूलॉजी वाला करियर चूज करना है ग्रेजुएशन में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि नहीं मुझे रिसर्च करना है अभी, तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ढेर सारी प्रोजेक्ट्स करोगे और वहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गो इनटू अ रिसर्च फील्ड जहाँ पे कि आपको मज़ा आता है रिसर्च करने में, न्यू चीज़ें डिस्कवर करने में आपको मज़ा आ रहा है, तो तब आप फिर धीरे धीरे अलग अलग पाथ चूज करोगे। वहीं से आपका एक पाथ आता है जो है साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। मतलब कि आपने अगर माइंड में डिसाइड करा कि मुझे आगे चल के सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में और भी चीज़ें डिस्कवर करनी है, सेल के अंदर क्या प्रोसेसेस हो रहा है, क्योंकि अभी भी सेल को ना आप एक यूनिवर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमें एक्चुअली में हम सेल को इतना सिंपल तरीके से देखते हैं, बट आप अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे ना तो मतलब एक आपको यूनिवर्स दिखेगा सेल के अंदर। ठीक है, कलरफुल यूनिवर्स दिखेगा। वहां पे इतनी इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतनी सारी प्रोसेसेस हो रहे कि आपकी दिमाग खराब हो जाएगी, लिटरली आपकी दिमाग खराब हो जाएगी, आप पागल हो जाओगे कि सेल के अंदर इतनी चीजें होती रहती है और इतनी परफेक्टली हो रही है, इतनी परफेक्टली हो रही है कि हम 70 साल 60 साल जो भी जिंदा रह रहे हैं तब तक जिंदा रह पा रहे, इतनी परफेक्टली हो रही है इतने टाइम के लिए, है ना। तो तब आपकी क्यूरियोसिटी जब बढ़ेगी, जो कि मैंने वो बीज बो दिया है आज कि वो क्यूरियोसिटी आप बढ़े और आप जाओ आगे चल के कुछ डिस्कवरी करो, साइंटिस्ट बनो। ठीक है, तो तब आप आओगे साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी फील्ड में, तब आपको बोला जाएगा कि यू आर द सेल बायोलॉजिस्ट,
जिसने सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कवर करा है, फिर रिसर्च करा है, ठीक है, साइटोलॉजिस्ट, है ना। तो वहीं से आते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी फिर क्या है? साइटोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्वड इन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। समझ में आया? आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे और आप फंक्शंस, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रही है। उसके बाद फिर सेल बायोलॉजी भी आपने सुना होगा। सेल बायोलॉजी थोड़ी सी वाइडर एरिया है, ठीक है। साइटोलॉजी में आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हो थोड़ा सा, सेल बायोलॉजी की वाइडर एरिया है जहाँ पे कि सारे टाइप के सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सारे टाइप के सेल के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो दोनों ही आप अपने दिमाग में रख सकते हो, दोनों ही वर्ड, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं सेल के बारे में जानने से पहले कौन कौन ऐसी महान साइंटिस्ट है जिन्होंने हमको सेल से इंट्रोड्यूस करवाया, है ना, जिन्होंने हमको सेल से इंट्रोड्यूस करवाया कि सेल दिखता कैसे है, सेल को उन्होंने कहाँ पे डिस्कवर करा है, कब डिस्कवर करा है, बेसिक सारी बेसिक चीज़ें हम पहले देखते हैं कि कौन से साइंटिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे। ओके, तो पहले आते हैं आपकी रॉबर्ट हुक। पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, पहले हम लोग लिस्ट, मैंने इसलिए लिस्ट बना दिया, आप एक पेज में आपको लिस्ट मिल जाए सब कुछ, फिर हम इंडिविजुअली देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या क्या करा था सेल डिस्कवरी के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जैसे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक उन्होंने क्या करा था, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपका आते हैं रॉबर्ट हुक इन 1665। ईयर याद रखना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रख पा रहे हो देन इट इज़ वेल एंड गुड। रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट discovered dead cell actually. तो he was the one, no doubt he discovered cell, but उन्होंने dead cell discover करा था, ठीक है। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा, वो आए 1674 में, उन्होंने भी डिस्कवर करा। तो he was discovered लिविंग सेल। बट आपको बच्चों जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो यू ऑलवेज हैव टू राइट डाउन रॉबर्ट हुक, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक तरीके से पूछा जाता है कि डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो आप प्रॉपरली लिख सकते हो रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। बट अगर रैंडमली एग्जाम में पूछा है कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपको रॉबर्ट हुक का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने आपकी न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बस आप ये जान लो कि सेल के अंदर का जो ब्रेन है वो है न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद आते हैं पुरकिंजी। ये उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखना, बट ठीक है लिख सकते हो इधर। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। चलो अभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि जो आपका डिस्कवरी हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या क्या उन्होंने किया था। तो पहले आते हैं हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है। उस टाइम पे ना, पुराने ज़माने में ना, ऐसा कोई सीन नहीं था कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं टू बिकम अ साइंटिस्ट, है ना, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं टू बिकम अ साइंटिस्ट, वी आर क्लियरिंग एग्जाम्स, वी आर डूइंग PhD एंड ऑल एवरीथिंग सो दैट वी कैन गो इनटू दैट फील्ड। बट पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था। और पहले ज़माने में क्यूरियोसिटी, आपको अगर कोई चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी है, आप अपना कोई एक आपका जॉब होगा, आप एक अलग काम होगा, बट आपको जैसे कि उस फील्ड में क्यूरियोसिटी है तो आप उसके बारे में पढ़ते रहोगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। वैसे कर करके उन लोगों को चीज़ें डिस्कवर होती थी। पहले तो उनके पास उतना अच्छा माइक्रोस्कोप भी नहीं होता था, खुद से माइक्रोस्कोप बनाते थे वो चीज़ों को देखने के लिए। तो ऑल दोज थिंग्स आर बेस्ड अपॉन क्यूरियोसिटी, गॉट इट।
और उनको ना जो आइडेंटिफिकेशन भी मिलती थी, आप लोगों को पता अगर होगा, बहुत सारे पहले जो साइंटिस्ट थे उनको जो आइडेंटिफिकेशन भी मिलती थी कि इन्होंने ये डिस्कवर करा, जैसे मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कवर करा था, तो उनको भी आइडेंटिफिकेशन मिली थी जब वो मर चुके थे, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट को जब उनके काम के बारे में, उनकी काम की महानता के बारे में, आई एम सो सॉरी मेरा क्या वर्ड निकल रहा है मुंह से, महानता के बारे में जब हमको पता चलती है ना, तब तक वो मर चुके होते हैं, बाद में हमें पता चलती कि उन्होंने क्या डिस्कवर करा है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक भी वैसे ही, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली बहुत डिटेल्स में नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया था, ये आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो उसके बारे में कि वो कौन से फील्ड में थे पहले, बट उनको ये क्यूरियोसिटी था कि जितने भी माइन्यूट चीजें हैं उनको माइक्रोस्कोप में देखने का शौक था। हम भी बचपन में ऐसे थे, याद करो ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटू सा आता था ऐसा लेंस टाइप जो देखते थे, उसको लेके हम इधर उधर देखते रहते थे कि कुछ चीजें बड़ी, कुछ अलग दिख रही है, कुछ अलग दिख रही है क्या, वैसे उनको भी शौक था, उन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाते थे और देखते थे। तो ऐसे कर करके एक दिन उन्होंने क्या करा, एक लिया उन्होंने स्पैनिश ओक ट्री, ठीक है, उन्होंने लिया एक स्पैनिश ओक ट्री, स्पैनिश ओक ट्री को उन्होंने क्या करा, फिर अपने खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप विच इज अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, अच्छा प्रिमिटिव वर्ड जहां पे बायोलॉजी में आपको दिखेगा ना, डोंट गेट अफ्रेड, इट इज नथिंग बट पुराना, पुराना एंशियंट, ठीक है, उतना मतलब अंडर डेवलप्ड है, उतना डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव पुराना, ठीक है, ओल्ड। तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज करा और उनको कुछ इस तरीके से दिखी चीजें, देख पा रहे हो आप, जैसे जाली जाली टाइप का है, ठीक है, हनी कॉम जैसा दिख रहा है, इट इज लुकिंग लाइक हनी कॉम, है ना। तो इससे क्या हुआ ना, उन्होंने ये डिसाइड किया ये है आपका स्पैनिश ओक ट्री का, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर ये ऐसा दिखता है एंड इट लुक्स लाइक हनी कॉम्ब, ठीक है। तो लैटिन में ना हनी कॉम्ब को बोला जाता है, या फिर स्मॉल रूम को, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, इन लैटिन अ टाइनी रूम, यहाँ पे जैसे छोटे छोटे रूम की तरह दिख रहा है आपको, छोटे छोटे रूम जैसे हनी कॉम्ब की छोटे छोटे रूम की तरह दिख रहा है, तो इन लैटिन अ टाइनी रूम इज कॉल्ड एज सेला, ठीक है, सेला बोला जाता है। और वहीं से डिस्कवर हुआ कि फ्रॉम द वर्ड सेला he given the structure a name which is called as cell, ठीक है, ऑल क्लियर। तो लीवेनहुक ने कैसे डिस्कवर करा था, क्या करा था, वो सब हमने देख लिया। अभी चलते हैं, अच्छा यह मैंने एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया कि यहाँ पे उन्होंने क्या देखा था, सेकेंड्स, पॉइंट तो नहीं छोड़ा है, ये मैंने, अच्छा इसको लिख देते हैं कॉर्क, ठीक है, ये कॉर्क मैंने लिखना भूल गई थी। चलो देन आते हैं आपकी एंटोनी वैन लीवेनहुक। तो एंटोनी वैन लीवेनहुक, जैसे मैंने बताया आपको कि उन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, इनको भी बड़ा शौक था कि माइक्रोस्कोप्स बनाना, ठीक है। इन्होंने क्या करा, और भी ज्यादा पावरफुल थोड़ा सा माइक्रोस्कोप बनाने लगे ये, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से, और वो क्या ट्राई किया, जैसे कि पॉन्ड वाटर लेके ट्राई करते थे, दही लेके ट्राई करते थे, दही को जूम इन करेंगे कैसा दिखेगा, स्पर्म्स, आप बिलीव नहीं करोगे, लीवेनहुक वाज द वन हु फर्स्ट डिस्कवर्ड स्पर्म एज वेल। उन्होंने पहले स्पर्म अपना मतलब खुद ही के सीमेन में मतलब खुद ही के सीमेन को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ही डिस्कवर्ड स्पर्म एज वेल। और ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है, व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट बायोलॉजी यू हैव टू बी वेरी मच ओपन माइंडेड टुवर्ड्स दिस थिंग्स, कि आप जो भी पढ़ रहे हो यू आर लर्निंग अबाउट साइंस,
ठीक है। ये इधर उधर की ये सब चीजें ठीक है होती है, बट नॉट टू मच, नॉट इन द क्लास। तो पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने क्या करा, उन्होंने अगेन बाय यूजिंग हिज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आई कैन से, उन्होंने सिर्फ पॉन्ड वाटर को टेस्ट करा पहले। तो उसी टाइम पे उन्होंने देखा, ठीक है, स्मॉल लिविंग बॉडीज जो कि क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है। स्मॉल लिविंग बॉडीज उन्होंने देखा, उसको वो सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने नाम दे दिया क्या, एनिमलक्यूल्स। एक सेकेंड मैं लिख दे रही हूं प्रॉपर, ही नेम्ड देम एज एनिमलक्यूल्स, ठीक है। तो और ये जो एनिमलक्यूल्स जिसको ये बोल रहे थे ना, वो सब क्या है पता है, वो है प्रोटोजोआ। मतलब एनिमल किंगडम में वी प्लेस देम एज प्रोटोजोआ। तो काइंड ऑफ आई कैन आल्सो राइट डाउन, ही फर्स्ट डिस्कवर्ड द प्रोटोजोआंस। ठीक है, हो गया, ऑल क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे प्यारे रॉबर्ट ब्राउन। एक चीज मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं, जो मैंने अपने लाइव क्लासेस में भी नोटिस करा है कि बच्चे ना रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार रॉबर्ट हुक की जगह पे ब्राउन टाइटल लगा के आ जाते हैं, कभी ब्राउन की जगह पे हुक का टाइटल लगा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग कहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी, इसीलिए मैं हमेशा क्लास के दौरान आप लोगों को ये बताती रहूंगी कि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक होता है, सही करना, इसको ध्यान रखना। तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना, यानी कि सच्ची मुच्ची ध्यान रखना है। और आप लोगों को पता है मेरी इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं बोल रही हूँ ये चीज में गलती होती है तो होती है, जरूर होती है। मेरे लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो याद रखना, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा था। ध्यान रखना इस चीज को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था, पहले यहाँ पे इनका नाम तो लिखा ही हुआ है, फिर से लिख देते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन वाज द वन हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस पहले डिस्कवर करा था, कहाँ पे, ऑर्किड प्लांट में। ऑर्किड प्लांट को उन्होंने, ठीक है, ऑर्किड प्लांट को उन्होंने मतलब अगेन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उन्होंने न्यूक्लियस पहले डिस्कवर करा था। ठीक है, तो हमारी तीनों डिस्कवरी हो गई फिनिश्ड। अभी हम लोग आते हैं आपकी सेल थ्योरी में। ठीक है, मतलब जैसे कि डिस्कवरी तो पता चल गया, ठीक है, उसके बाद सेल कहाँ कहाँ पे मिलता है, प्लांट्स में मिलता है या एनिमल्स में मिलता है, अगर वो रिप्रोड्यूस करता है, सेल ग्रो कैसे करता है, सेल एक मतलब डिविजन कैसे करता है, ठीक है, वो सारी चीजें, कोई तो साइंटिस्ट होंगे जो इन्होंने सारी चीज बताई कि एनिमल्स जो है सेल से बने हुए हैं, प्लांट्स जो है, वरना हमारा बस चले तो हम बता दें ये टेबल भी सेल से ही बना हुआ है, बट ऐसा है क्या, नहीं है। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट है। तो यही सब चीजें किन्होंने कंफर्मेशन दिया था। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जहां पे भी आपको थियोरी देखने को मिलेगा, थियोरी इज अ थिंग कि जैसे कि हम लोगों ने तो पहले मतलब जैसे कि अर्थ की शुरुआत जब हुई थी तो हमने जाके देखा तो नहीं ना कि चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, हम बस अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम अपना जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको गेन करके प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो प्रेडिक्शन कुछ लोग होते बहुत सही प्रेडिक्ट करते हैं, कुछ लोगों का प्रेडिक्शन एक्सेप्टेड हो जाता है, तो वही एक्सेप्टेड चीज़ों को हम थ्योरी के तौर पे पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, जैसे कि क्लास में है, दो जन ने दो बात बोली, एक जन ने ऐसी बात बोली जो कि सारे बच्चों ने एक्सेप्ट किया, हाँ ये सही हो सकता है, ये सही है, तो उसी को हम फिर पढ़ते हैं आगे। जो बच्चे का बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगा उसको नहीं एक्सेप्ट करते। तो 3 ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये सेल थ्योरी के बारे में बोला। ठीक है, पहले उनका नाम लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे उन्होंने क्या क्या चीजें बोली। ठीक है, पहले आते हैं आपकी मैथियस, रुको एमजे स्किल्डन लिख देते हैं, आप लोगों को इजी होगा, है ना, इजी होगा। एमजे स्किल्डन याद रखना।
ठीक है, एम जे स्किल्डन। उसके बाद आते हैं आपकी थियोडर स्क्वान। ठीक है, एम जे स्किल्डन एंड थियोडर स्क्वान। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, तो एमजे स्किल्डन, थियोडर स्क्वान, रुडोल्फ विर्चाउ। अच्छा मैं बच्चों एक चीज बता दूं, आई होप मैंने सारा स्पेलिंग सही ही लिखा है, बट अगर कहीं पे ई और ए में थोड़ा इधर उधर हो जाए माफ कर लेना, ठीक है। आप ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो एमजे स्केल्डन, थियोडर स्क्वान एंड रुडोल्फ विर्चाउ, ये तीनों साइंटिस्ट आए जो कि क्या, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताए। अभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एक एक चीज बताया। पहले आते हैं आपकी एमजे स्केल्डन। ठीक है, उन्होंने बताया, थोड़ा सा डेकोरेटिव कर लेते, ठीक है, ताकि आपको मजा आए। ठीक है, एमजे स्केल्डन ने बोला कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और एमजे स्केल्डन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे। he was a botanist and उन्होंने बोला कि all the plants are made up of cells। फिर आए आपकी थियोडर स्क्वान। उन्होंने बोला कि all the animals are made up of cells। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और छोटे छोटे सब पॉइंट नोटिस करा। वो पॉइंट्स क्या है कि प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं। इन प्लांट्स, मतलब इन पर्टिकुलरली प्लांट सेल, देयर इज अनदर बाउंड्री, इरेज कर देते हैं। विच इज अ सेल वॉल। ये भी आपकी थियोडर स्क्वान ने डिस्कवर करा था विथ कि ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और ये कौन थे? ये थे जूलॉजिस्ट। देखते हैं आपका बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट बन के कुछ कुछ डिस्कवर करके, और मुझे ऐसे पढ़ाने का फिर मौका दोगे बाकी बच्चों को, आपके आगे वाले जनरेशन को। तब तक मैं बुढ़ी हो चुकी होंगी, है ना। तो एमजे स्केल्डन, थियोडर स्क्वान ने ये दोनों ने ये चीज बोला कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे, अच्छा इन दोनों को हम बोलते हैं कि इन्होंने सेल थ्योरी को डिस्कवर करा, मतलब सेल थ्योरी के बारे में प्रपोज करा। बोथ ऑफ देम प्रपोज्ड सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी एंड में रुडोल्फ विर्चाउ। यहां पे लिख दे रही हूं मॉडर्न सेल थ्योरी। अच्छा मैंने ईयर लिखना तो मैं भूल ही गई, इधर लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते ताकि आपको इजी हो जाए। ये इन्होंने बोला था 1938 में, इन्होंने बोला था 1939 में। ठीक है, फिर आता है आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी यानी कि इन्होंने बोल दिया। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चाउ। उन्होंने एक चीज नोटिस करा, नो डाउट दोनों साइंटिस्ट ने बोल तो दिया कि हम लोग सेल से बने हुए होते हैं, बट ये सेल आता कहाँ से? हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा, एक ही सेल से सब कुछ बना है। तो ये एक सेल से सब कुछ बना कैसे? ये सेल टपका क्या? आसमान से टपके क्या हम लोग? ऐसे तो नहीं ना, एक एक करके टपके तो नहीं है, कहीं से तो बने हुए होंगे। ठीक है, कहीं से तो हमारी शुरुआत हुई होगी। इतने सारे सेल्स एक बॉडी में आया कहाँ से? तो रुडोल्फ विर्चाउ ने ये बोला, लिख देते हैं इधर। पहले रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या बोला? He said all the living cells
comes from not even living, dead as well, all the cells लिख दे रही हूँ, क्यों कंफ्यूज करना आप लोगों को, है ना. come from the pre-existing cell. ठीक है, ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने ये चीज बोला, यानी कि हर जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है. यानी कि एक सेल होता है, वो आगे चल के डिवाइड करके नया सेल बनाता है. तो यानी कि इस सेल को हम बोल सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल. ठीक है, दिस सेल कैन बी कॉल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग सेल. और ये जो है आपका न्यू सेल बना है, लिख दे रही हूं, इसको हम बोलेंगे न्यू सेल्स. डन, अंडरस्टूड. इन्होंने एक्चुअली एक स्टेटमेंट दिया था विच इज ओमिनोस, लिख देती हूं इधर, ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला. ये शायद लैटिन में या कौन से लैंग्वेज में होगा, तो इसका मतलब यही है, घूम फिर के इसका मतलब यही है, ऑल द सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया, बट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ऑल द सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगेन यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं पता है. देखो, सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी में डिफरेंस है. आपको अगर पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली मॉडर्न सेल थ्योरी, तो आपको ये लिखना है, ठीक है. और अगर आपको सेल थियरी पूछा जा रहा है, खाली पूछा है सेल थियरी के बारे में लिखो, तो तीनों लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में. लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में तीनों ही पॉइंट लिखना आपको कि तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया है. बट जब आप पढ़ रहे हो एमसीक्यू में अगर लेट्स से पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड सेल थियरी, फिर यहाँ पे क्या दो साइंटिस्ट का नाम दिया है, ठीक है, रुडोल्फ विर्चाउ और दिया है आपकी थियोडर स्क्वान. वहां पे थियोडर स्क्वान आंसर होगा, क्योंकि रुडोल्फ विर्चाउ ने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज किया था. गॉट इट? ठीक है, उसके बाद चलते हैं. आज का आपका यहीं तक था. ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा इसलिए नहीं रखा है कि शुरुआत कर रहे हैं, आप पहले समझ लो कि मेरी पढ़ाने का तरीका कैसे है, आपको कैसा लग रहा है, हम क्या क्या इनकलकेट कर सकते हैं, और क्या आपको कैसे दिखना है. छोटी छोटी एनिमेशंस में मैं डालने की कोशिश करूंगी. ये तो बस शुरुआत ही था, आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें डालेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमेशंस डालेंगे. पर्टिकुलरली टू ऑल माई ओडिया स्टूडेंट्स, आई होप मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ अपना जो मतलब टीचिंग है, जो भी है. आप लोग मुझे मिस करते हो, मुझे पता है, ठीक है. तो ये सब स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए और सारे इंडिया में सारे बच्चों के लिए. और क्वेश्चन आंसर मैंने आज नहीं रखा है, नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे, तो रिवाइज करके आना आप लोग. उसके बाद हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मतलब पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आप लोग देख लो कि क्या क्या प्रोवाइड करा जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब इस via this YouTube channel we are trying to provide you daily practice questions, daily sessions, PDF. ये PDF के तौर पे आपको मिल जाएगा चैनल पे in the Telegram channel. Then also weekly mock test, ठीक है, weekly live interactive session, access to exclusive assignment and solution, all these things. ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का. तो I'll send you all, I'll send the notes, okay, send notes मैं बना दूंगी. फिर खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, और डेली तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे. ठीक है, उसके अलावा आपको वेदांतु, मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ वो है वेदांतु का पटना सेंटर, यानी कि बिहार में पटना सेंटर में. नाउ आई एम टीचिंग लाइव एज वेल, यूट्यूब में भी पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं लाइव भी बच्चों को पढ़ाती हूँ. मेरे क्लासेस में लाइव बच्चे भी होते हैं फॉर 8, 9th एंड 10th CBSE एंड 9th एंड 8 एंड 9th ICSE. ठीक है, तो आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो. और वेदांतु का बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पैन इंडिया बहुत सारा सेंटर्स है, कहीं पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. बहुत बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको. सो क्या क्या आपको वहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या मिल रही है, अगेन डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर, नॉट ओनली क्लास टीचर, उसके साथ साथ आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, और उसके साथ साथ ही विल बी देयर इन द सेंटर. ऐसा नहीं कि बस फोन के थ्रू, आप उनको जाके मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो. डाउट तो आप क्लास में मेरे से भी क्लियर कर ही सकते हो. ठीक है, देन उसके साथ साथ क्लिकर्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे कि आप MCQ हम क्लास में लाइव सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें होता है. ठीक है, डाउट सपोर्ट मिलता है, गेट पर्सनलाइज्ड टेस्ट प्रैक्टिस, वो सब एवरी
थिंग विच विल इम्प्रूव योर फाउंडेशन, विच विल स्ट्रॉन्ग योर लाइक मेक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बनाएगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली यहाँ पे बट ऑल्सो अदर, मतलब वेदांतों के जितने सेंटर हो गए। दोबारा से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये है मेरी टीचर की पूरी टीम जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये सारे लोग आपको पटना में मिल जाएंगे, अगर आप सबको पटना में पढ़ना है सारे लोगों से, जस्ट कम टू द सेंटर। और जो 2 सीरीज हमने लॉन्च करा है वो है शिखर सीरीज एंड गंतव्य सीरीज। शिखर सीरीज जो है वो 10th बच्चों के लिए है, क्योंकि वो बस चोटी पे है, उनको और भी आगे बढ़ना है। शिखर सीरीज, गंतव्य सीरीज जो है वो 9th के लिए है, ठीक है। तो आप लोग यू मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द नोट्स एंड टेक एज मच एज बेनिफिट वी आर प्रोवाइडिंग इन द यूट्यूब चैनल। आप उसको देख के भी, सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट ईच एंड एवरी डिटेल्स विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम, विच आर गोइंग टू फेस इन योर ओलंपियाड एग्जाम्स। ओलंपियाड की वीडियोज भी हम लोग बनाएंगे, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। चलो, एंड एट द एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए पॉपअप हो जाए आपके चैनल के ऊपर और आप लोग मिस आउट ना करो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीक जैसे मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों को रेगुलरली वो चीज़ें देखना है। ऐसा नहीं कि एक बार ही देख लिया फिर मिस हो गया, नहीं, रेगुलरली देखना है, ताकि यूनिट टेस्ट में आपका जब रिजल्ट आएगा, हैप्पीली में जब आपका रिजल्ट आएगा, आप लोग चैट में मेरे को बताओगे ना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बात तो करोगे चैट्स में, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट। अभी हम लोग रखते हैं इसको, मतलब रखते हैं यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।